स्वराज पार्टी, उसके बारे में बात किया था। उससे आगे के जो कुछ एक दल थे उनके बारे में बात किया था हमने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात की थी, हिंदू महासभा की बात की थी, राष्ट्रीय उदारवादी लीग की बात की थी, यूनिस्ट पार्टी की बात की थी, अकाली दल की बात की थी, बोरशाद आंदोलन की बात की थी, वायाकॉम सत्याग्रह की बात की थी, और उसके बाद सबसे आखिर में नागपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में हमने बात किया था। अब आज चूँकि महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, तो इसमें हम थोड़ा सा गांधी की विचारधारा, उनकी रणनीति और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो है क्या क्या, किन चरणों में उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके बारे में थोड़ा सा जान के एकत्रित करेंगे, जो कि मेंस के लिहाज से आपको जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गांधी जी के जो जन आंदोलन थे, वो उनका सैद्धांतिक आधार जो था वो श्रीमद् भागवत गीता को जो है मानते थे, और उससे अलग उन्होंने ऐसा कोई विचार नहीं दिया कि जिसमें आप कह सके कि उनके अपने खुद के विचार हैं। वो गीता को जो है अपनी माता के समान मानते थे, श्रीमद् भागवत गीता को। ठीक, तो उनके जन आंदोलन का जो है सैद्धांतिक आधार था, सत्य था, अहिंसा पे आधारित था, और सत्य अहिंसा का अटूट संबंध उनके जो है मृत्यु तक उनसे नहीं छूटा, और उन्हीं के ये जो विचार थे उनसे सत्याग्रह के विचार का जन्म होता है। उनका मानना था कि अहिंसा निर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं है, यह शक्तिशाली व्यक्तियों का अस्त्र है। विरोधी की शक्ति से डरकर या अपनी व्यवस्था का अनुभव करते हुए उसका प्रतिकार ना करना, ये अहिंसा नहीं है। वो तो कायरता हो गई, लेकिन अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है जिससे विरोधी के हृदय पे विजय प्राप्त की जा सकती है, और यह भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति के सामने झुकने के लिए विवश कर देती है। यह उनका मानना था, और यही गांधीवादी अहिंसा की ये पद्धति जो है उस समय भारत में, चूँकि हमारे पास जो है अंग्रेज़ों के समान जो है उनके जो हथियार थे, वैसे हथियार हम लोगों के पास नहीं थे, तो यही जो पद्धति थी उनकी, उस समय के व्यापारी वर्गों, कृषकों और स्थानीय जो लोग थे, जो उनके आंदोलन से जुड़ते थे, लोगों को उनके प्रति आकृष्ट करती थी। यही उनकी जो करिश्माई नेतृत्व की क्षमता थी। अब सत्याग्रह चूँकि गांधी की विचारधारा का मूल तत्व है, तो उसका अर्थ भी हमें जानना आवश्यक है। सत्याग्रह का अर्थ हुआ सत्य प्लस आग्रह, अर्थात जो सत्य है उस पे ही हमें अटल रहना है, अड़े रहना है। ठीक, सत्य के मार्ग से हमें बिल्कुल नहीं हटना है। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कुछ भी आ जाए, तो हमें वहाँ से हटना नहीं है, यह उनका मानना था। और इसी के मध्य जो है उनका दूसरा हथियार जो था अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से असत्य जैसी बुराई पे जो है विजय प्राप्त करने का जो विरोध करना ही जो उनका सत्याग्रह था। और सत्याग्रही की जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो सत्य पे स्वयं दृढ़ रहता है और विरोधी को महसूस करवाता है कि आपका जो है मार्ग खराब है, असत्य है, बुराई का मार्ग है। और जैसे ही विरोधी को यह पता लगेगा, हमें अपने आप ही जो है सत्य की विजय का आभास हो जाएगा। इसका मतलब है कि विरोधी जो है वो अपनी बुराइयों को छोड़ के हमारे सत्य को स्वीकार करेगा। कोई डाउट अभी तक किसी को? नहीं सर। और जो सत्याग्रही हैं, इसलिए उनको अहिंसक बने रहने में कोई उनका नुकसान नहीं है। ठीक, ये भी एक संघर्ष है, ये भी एक विरोध है, लेकिन यहाँ पे हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा श्री गांधी जी का मानना था। और सत्याग्रही के पास जो है अन्य उपलब्ध साधन जो होते थे, भौतिक साधन, जिनका उपयोग जो है गैर उदारवादी लोग करते थे, और जो गरम दल वाले नेता हो गए और क्रांतिकारी दल के जो विभिन्न युवा थे वो करते थे, तो उनको करने की आवश्यकता नहीं ही पड़ेगी, ऐसा उनका मानना था। और उनके जो सत्याग्रह के जो मुख्य हथियार थे, जो डिवाइसेस थी, वो क्या थी? वो था जैसे कि हड़ताल हो गया, असहयोग हो गया, सविनय हो गया, अवज्ञा करना हो गया, और धरना प्रदर्शन करना हो गया, बहिष्कार करना। ये सारे उनके जो है टूल्स थे, डिवाइसेस थी उस समय, जिनका प्रयोग अहिंसा के लिए जो है किया जाता था। ठीक है, हिंसा नहीं करने के लिए, मतलब अहिंसा के लिए किया जाता था। अब इनकी जो नीति थी, ये निष्क्रिय प्रतिरोध से ज़्यादा जो है उनका महत्व था सत्याग्रह को लेके। और निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ जो होता है कि विरोधी को हराने का प्रयास करना,
ठीक। लेकिन सत्याग्रही का तात्पर्य है कि विरोधी जो है सामने, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया जाए और हमारी बातों को वो समझे, मानव हित की बातें जो हैं हमारी वो समझे और हमें उससे उनका हृदय परिवर्तन करके वो विजय जो हमें प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर ली जाए। और निष्क्रिय प्रतिरोध में जो है सत्याग्रह के आत्मिक शक्ति बिल्कुल नहीं रह जाती, लेकिन जो सत्याग्रही जो होता है वो जो है अपने आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। ठीक। और गांधी जी के जो है समाजवादियों में जो विचार जो थे उनके कुछ एक जो है उनके व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी से संबंधित कहे जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे जो है एक जब आप एथिक्स वाला पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे एक विचार आपका जो महात्मा गांधी का जो दिखाई देता है, साध्य साधन की पवित्रता से। तो गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के संबंध को जो है बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करने के लिए जो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे बल दिया था। जबकि मैकियावेली जो थे, जिन्होंने डिफेंस वगैरह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो एक रेफरेंस है मैकियावेली के नाम पे, उसको आप एक बार देखेंगे, तो उन्होंने केवल साध्य की पवित्रता पे बल दिया था। और गांधी जी का जो साध्य साधन वाली पवित्रता पे बल देने का कारण क्या था कि साधन जो है वो साध्य से पहले है। ठीक है। जैसे साधन होंगे आपका साध्य वैसा ही होगा। साधन की तुलना जो है आप बीज से कर सकते हो और साध्य जो है एक वृक्ष है, तो बीज से ही वृक्ष बनता है, ये सभी को पता है। और जैसा बीज होगा उसी प्रकृति का, उसी जैसा जो है बीज बनेगा और बीज की प्रकृति के अनुरूप ही जो वृक्ष आपका बनेगा। ठीक। यदि साधन अनैतिक होंगे, ठीक है, मतलब अगर बीज ही गलत हुआ तो पौधा या तो बनेगा ही नहीं। ठीक। तो साधन अगर अनैतिक होंगे तो साध्य कितने भी जो है अच्छे हों, कितने ही नैतिक क्यों ना हो, वो आपको भ्रष्टाचार के मार्ग पे ले जाएंगे। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का मार्ग दिखाया वो सत्याग्रह साधन था, अर्थात साध्य स्वराज के समान जो है पवित्र था। मतलब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, स्वराज चाहिए था, उसके समान जो है वो पवित्र था। और अगर यही चीज़ जो है हिंसा, छल कपट और असत्य के मार्ग पे स्वराज मिल जाता तो उसको जो है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है, कल हमने जो जिक्र किया था असहयोग आंदोलन वापस लेने का 1922 के चौरा-चौरी कांड के बाद में, उन्होंने इसी वजह से उस आंदोलन को पूरा का पूरा वापस ले लिया था। अब गांधी जी का मानना था कि हमें जो है उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है वर्ग समन्वय पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और बिना वर्ग समन्वय पे जो है अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो समाज में बिखराव आएगा। और यहीं पे जो उनके कुछ एक प्रेरणा स्रोत थे जैसे मार्क्सवादी वगैरह, तो उनका मानना था कि वर्ग संघर्ष होगा तभी जो है एक बेहतर समाज बनेगा। लेकिन इनका ऐसा नहीं मानना था। इनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ आएँ और जो उससे समाज निर्माण होगा वहाँ पे संघर्ष बहुत कम होगा। ठीक है। लोगों में संघर्ष के बजाय जो है एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना पनपेगी। तो ऐसा उनका मानना था कि किसी भी नए समाज के निर्माण के लिए वर्ग समन्वय का होना बहुत आवश्यक है। अब गांधी जी का एक सर्वोदय सिद्धांत था, वो इस प्रकार से था कि गांधी जी ने वर्ग विहीन, जात विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पे बल दिया था। ऐसी कल्पना की थी कि ये चीज़ होना चाहिए, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक स्तर तक ये चीज़ संभव हो सके। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, शारीरिक श्रम, निर्भयता, सर्वधर्म समन्वय, अस्पृश्यता और स्वदेशी पे बल दिया। ये आप देख सकते हो। इन्होंने जो हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी वहाँ के उसके माध्यम से जो है समाज के निम्नतर स्तर पे रहने वाले लोगों के लिए, जिनको अछूत या अस्पृश्य कहा जाता था, उनके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ वो समाज को एक संदेश देते रहते थे। अब सर्वोदय के माध्यम से जो है गांधी जी ने एक काम और मतलब किया था जिस पे उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया था कि सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
कि ऐसा नहीं हो कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के मुट्ठी में बंधी हुई हो और जो समाज में जो निचले तबके पे बैठा हुआ जो गरीब मजदूर है, कोई भी है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो है इस तरह की आवश्यकता थी कि सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक वित्त का जो है इसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है, तो उस पर उन्होंने बल दिया था। अब गांधी जी का जो सर्वोदय समाज था, ये ऐसा समाज था जिसके केंद्र में जो है आपकी भारतीय ग्राम व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय भी भारत की अधिसंख्य जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती थी। और आज भी आप देखेंगे, ठीक है, जैसे शहरों के जो है किनारे ख़त्म होते हैं, आपको गाँव के लहलहाते खेत दिखाई देने लगते हैं, गाँव का एक अलग ही चार्म आपको दिखाई देने लगता है। तो वो उन्हीं गाँवों के विकास की उन्होंने परिकल्पना की थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी, जहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग जो है गाँव की सीमाओं में रहें, क्योंकि गाँव जो होता है अपने आप में फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। कुछ एक मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो गाँव अपने सारे उपलब्ध साधनों का प्रयोग जो उसको चाहिए वो स्वयं करता है, और जहाँ तक ज़रूरत होती है उनको स्वयं उत्पादित भी करता है, उत्पादन भी वो स्वयं ही करता है। अब गांधी जी का जो राजनीतिक विचारधारा थी वो सर्वोदय पे आधारित थी। सर्वोदय का मतलब जैसे आज चल रहा है समाज में सबका साथ सबका विकास, तो सबकी समान उन्नति जो है वो उनका था। बाकी जैसे भी लोग नाम बदलते हैं या कुछ भी करते हैं योजनाओं के या लोगों के व्यवहार का या विचार का, तो वो चलना चाहिए जैसे चल रहा है। लेकिन जो गांधी जी की जो मेन थियरी थी वो यही थी कि सभी व्यक्तियों का एक समान उन्नति हो जाए, और एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना समाज के अन्य व्यक्तियों का सामूहिक रूप से जितना महत्व है। और ये सर्वोदय का सिद्धांत जो था वो बेंथम और मिल के जो एक उपयोगितावादी सिद्धांत के विपरीत था। जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा, या समाजशास्त्र में भी जो है इनका जिक्र मिलता है, तो उनके सिद्धांतों से थोड़ा सा विपरीत था। जहाँ पे जो कहा जाता अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की कामना करी थी बेंथम और मिल ने, तो उससे थोड़ा सा विपरीत था। यहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही तो जा रही थी, लेकिन इस आधार पे नहीं। उनका था कि सभी जो लोग हैं उनकी समान उन्नति हो, एक वर्ग समन्वय स्थापित हो, ऐसा गांधी के विचार थे। अब गांधी जी जो है ट्रस्टीशिप वाला सिद्धांत जो है इसको अपनाना चाहते थे, और इन्होंने इसको जो है दक्षिण अफ्रीका में जब थे 1903 में, तो इसका प्रतिपादन भी किया था। इनका ट्रस्टीशिप का मतलब होता है न्यास का सिद्धांत। जिन्होंने लॉ वगैरह में से पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे ये समझिए कि संपत्ति का स्वामित्व निजी होते हुए भी जो है उसका स्वामी जो है उस संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुलभ बनाए, ठीक। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये विरोध करता है किसका? औद्योगिक पूंजीवादी शोषण के विरोध में। तो आज की डेट में जब बड़े बड़े नेताओं के जो व्यापार में खून है, तो वहाँ पे आपको इस जो गांधी की थियरी थी, जो आर्थिक सिद्धांत था, इसके विपरीत जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य ही अलग है। जब वो कह ही रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पे कह सकते हैं कि हमारे खून में व्यापार है, तो वो व्यापार के लिए बने हुए हैं, यहाँ जन कल्याण की बात तो करेंगे नहीं, ठीक। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है औद्योगिक पूंजीवादी शोषण के विरोध में था, और ये सिद्धांत जो है मूलतः जो है मिल मालिक हो गया या मजदूर हो गया, इन दोनों के सहयोग पे निर्धारित था, अर्थात निर्भर था एक दूसरे पे। और यहाँ पे भारत में ये सिद्धांत जो है, जब वर्ग समन्वय वाली भावना जो उन्होंने पहले ही कह रखी थी, तो ये भारतीय कामगारों के बीच में और पूंजीपतियों वर्ग के बीच में ये कहीं ना कहीं से ज़्यादा अच्छे ढंग से जो अफेक्शन वाली बात थी उसको लेके आता, ठीक। इसलिए ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप में से अगर कोई बिजनेस करेगा या कभी करना चाहेगा,
तो उस समय ये चीज़ आपको स्वयं समझ में आ जाएगी कि अगर हमें व्यापार भी करना है तो अपने मज़दूरों से, अपने जो कामगारों से हमें एक संबंध स्थापित करना है परिवार जैसा, ठीक है? कि हम अपनी संपत्तियों का उपयोग आपको करने दें और उसको बिना किसी नुकसान पहुँचाए हुए, ठीक है? आप अपने हितों का साधन करिए, हित साधिए और हमारा भी हित जो है सधा हुआ रहे। तो इस ढंग की जो है महान विचारधारा जो है ये महात्मा गांधी की थी। अब महात्मा गांधी ने जो है देखा था कि भारत से जो है धन जा रहा है, तो उन्होंने जो है औद्योगिकीकरण की जो है कड़ी आलोचना की थी। उनका कहना था कि जब हमारी मशीनीकरण की इतनी आवश्यकता नहीं है भारत में, ये कहीं न कहीं से जो है भारत को पीछे की तरफ ढकेल रहा है, क्योंकि भारत में जो है उन्होंने गाँव के विकास की कल्पना की थी। गाँव के ग्रामीण व्यवस्था की जो उनको मजबूत बनाने की जब बात की थी, तो वहाँ पे जो भारत के लघु और कुटीर उद्योग के जो संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि उस समय जो है भारत की 80% तक की जो आबादी जो है गाँवों में रहती थी। और जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में हमने बताया है कि भारत के जो व्यापारिक नीति थी इस ढंग की हो गई थी कि अंग्रेज़ों ने केवल यहाँ से जो है शोषण किया और इस प्रकार से यहाँ पे उद्योग धंधों को विनष्ट किया कि जिससे यहाँ के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो चुका था। इस तरह से जो गांधी जी ने उस समय आधुनिक औद्योगिकरण के विरुद्ध रहते हुए भी उन लोगों को आकृष्ट किया जो कि औद्योगिकरण से पिछड़ रहे थे। ठीक, कुछ आया? फंडा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। क्योंकि आज हम थोड़ा इसी पे बात करेंगे, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि आज गांधी का दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जैसा भी है गांधी का दिन है। ठीक है, कि बड़े बड़े मजबूर होकर उनके सामने गांधीवादी बन के सर झुका रहे हैं आज भी। सर जैसा कि कल आपने बताया था कि आज 11 बजे हम मौन रखेंगे, तो हमारी क्लास चल रही थी, तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कहा कि सर ऐसे ऐसे आज मतलब 30 जनवरी है, और उनको बताया तो उन्होंने पहले तो बड़ा खुश हुए इस बात को सुन के, और फिर उन्होंने एक छोटा सा भाषण भी दिया और फिर हमने 2 मिनट का मौन भी लिया। तो हाँ, आज हमारे कॉलेज में भी ये हमने जो है किया है। ठीक है, एक्चुअली कल कॉन्डोलेंस हो गई थी, तो आज ये दूसरी चीज़ थी, तो क्लास रोक के जो है 2 मिनट का मौन हम लोगों ने भी रखा। ठीक, अब सामाजिक सिद्धांत, जैसा कि एक आदर्श समाज की स्थापना की बात पे गांधी जी ने हमेशा बल दिया था, जिसमें जो अप्राकृतिक रूप से जो कुछ चीज़ें बना दी गई थी, जैसे कि ऊंच नीच, जात पात, अस्पृश्यता, छुआछूत और स्त्री पुरुष के मध्य जो है भेदभाव वाली बात है, तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को जब तक समूल रूप से नष्ट नहीं कर देंगे तब तक भारत का समाज जो है ये उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पत्रिका जो हरिजन थी उसके माध्यम से समाज को हमेशा संदेश दिया कि इनको जो है एक सामान्य स्तर पे लेके आना है। ठीक, बायोकॉम वाला जो है कल हमने सत्याग्रह देखा था, पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है गांधी जी से प्रेरित होके ही था। इससे पहले वाला जो है एक जहाँ पे जो है आदिवासियों को जो एक नाम दिया था उन्होंने, वो भी जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रेरित था कि सामाजिक सिद्धांत उनके बिल्कुल क्लियर थे कि अगर इस समाज में रहना है तो उस समाज में रहने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचा, छोटा, अस्पृश्य, छुआछूत से सहित कैसे हो सकता, उसको इन सब चीज़ों से रहित होना है। ठीक, तो ये उनकी जो है कल्पना थी, इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार पे जो काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। ठीक, अब स्त्री पुरुष साक्षरता पे जो इन्होंने और समानता पे बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका जो सर्वोदय वाली जो है शिक्षा नीति, वर्धा नीति जो है वो कहीं ना कहीं जो है सभी के लिए समान रूप से लागू होती थी, स्त्री पुरुष के लिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर जो हमारी आधी जनसंख्या है वो स्त्रियों की है, अगर उनको जो है हम समाज में
उनको निष्क्रिय कर देंगे तो आधा समाज तो हमारा वैसे निष्प्राण हो जाएगा। तो उन्होंने सभी क्षेत्रों में उस समय के जो उपलब्ध क्षेत्र या भविष्य में आने वाले जो भी क्षेत्र थे उनमें स्त्रियों के भागीदारी पे बहुत ज़्यादा बल दिया था। और गांधी जी का यही सिद्धांत जो था, स्त्रियों को आपने देखा होगा कि इनके विभिन्न आंदोलनों में जो उस समय के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो विभिन्न आंदोलन थे उनमें स्त्रियों ने घर से निकल के गांधी जी के साथ में, गांधी बाबा के साथ में उन्होंने साथ दिया। ठीक, अब गांधी जी का एक और विचार आता है जिसको हम शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में जो है कह सकते हैं। तो उनका मानना ये था कि हमें जो शिक्षा मिल रही है वो खुद को पहचानने के लिए हो, आत्म साक्षात्कार के लिए हो, और हम कितना भी पढ़ जाएं, हमारा जो अंतिम उद्देश्य जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है, अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही है, तो वो मोक्ष हमें तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक हम अपने बारे में न जानें, अपने आत्मा को न जानें, और जब हम आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को स्वतः ही जान लेंगे। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा थी वो आत्म साक्षात्कार या अपने आप को पहचानने की कला के बारे में है। और गांधी जी ने जो है विदेशी शिक्षा पद्धति जो थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, उसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि जब भारत हमारा इतना बहुभाषी देश है तो यहाँ पे जो भी शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में हो, और शिक्षा को जो है उत्पादन से जोड़ने की, जो आज की डेट में प्रधानमंत्री स्किल जो चल रही है, ठीक है, PMKY 3 चल रही ना, तो इसी ढंग का जो है उनका विचार था कि जो भी बालक शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है वो केवल शिक्षा ऐसी ना प्राप्त करे कि बाद में उसको बेरोजगारी का जो है एहसास हो, वो अपने समाज में जो जब शिक्षा समाप्त करके आए तो उसको इस ढंग का ज्ञान मिला हुआ होना चाहिए जिससे वह कुछ ना कुछ उत्पादन करे और अपने जीविकोपार्जन को कर सके। तो गांधी जी की यह जो शिक्षा सिद्धांत थी, वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये शिक्षा सिद्धांत जो है इतना सरल था कि उस समय के समाज के सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो कुछ करिश्माई नेता होते हैं, तो गांधी जी भी उनमें से एक नेता थे जिन्होंने भारत के जन जन को, जब तक रहे वो जिंदा रहे, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को जो आज भी अगर उनको पढ़ता है उसको प्रभावित किया है। ठीक है, उनके लिए कहने वालों ने बहुत कुछ कहा है। अगर उस पे ही हम बात करनी चालू करें तो शायद हमारी क्लास कल वाली क्लास भी आज में मर्ज होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं उनकी स्ट्रेटजीज एंड मैथोडोलॉजी की। अब उस समय का जो आंदोलन था, कभी वो सक्रिय होते थे, कभी निष्क्रिय होते थे। तो इन दोनों दौर में जो है किस प्रकार से उन्होंने काम किया, उनका मानना ये था कि कोई भी आंदोलन जो है, कोई भी संघर्ष जो है एक बड़े लंबे समय तक नहीं चल सकता है, उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ पड़ाव आते हैं। और कारण क्या है कि ये मानव स्वभाव है कि वह जो है ज़्यादा समय के लिए अपना दमन या बलिदान करने की जो उनकी शक्तियाँ होती हैं उनको ज़्यादा समय तक उसको नहीं लेके चल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है कि उसको जो है समझौते की तरफ जो झुकना पड़ता है। तो जब ये निष्क्रिय दौर आ जाता है तो ऐसे में जो है जनता को अपने आंदोलन को ज़्यादा अच्छे ढंग से और आगे तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एक रचनात्मक कार्य करते रहने चाहिए, जिससे आगे भविष्य में अगर आंदोलन हमें लेके चलना है तो हमें उनकी गतिशीलता जारी रखने की क्षमता प्राप्त हो सके। और इस तरह जब दोबारा आंदोलन आता था तो जनता जो है पुनः उसी जोश के साथ में, उसी ऊर्जा के साथ में महात्मा गांधी के साथ चल निकलती थी और आंदोलन में भाग लेके उसको सक्रिय बनाए रखती थी। तो ये भी एक करिश्माई नेता के गुण थे। अब कभी कभी जो है कोई भी आंदोलन होता तो कभी हमें दबाव में आना पड़ता है, कभी हम अपने विरोधी पार्टी विपक्षी पे जो है जिसके खिलाफ हमने जो उसको एक प्रदर्शन कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ कभी कभी हमें समझौता भी करना पड़ता है। तो ये दो प्रकार की नीतियों का उन्होंने भली भांति प्रयोग किया था। अब
गांधी जी की एक नीति जो थी वो सबसे ज़्यादा उनको प्रिय थी और उनके इसी नीति के कारण जो है बहुतेरे लोग उनके जो है विरोध में आ जाते थे। हालांकि उनके व्यक्तित्व के सामने जो है वो उतना मुखर विरोध नहीं कर पाते थे। तो गांधी जी ने संघर्ष से ज़्यादा जो है समझौते की नीति पे बल दिया था और जन आंदोलन के माध्यम से वो जो है सामने जो विपक्ष पार्टी होती थी, जो थर्ड पार्टी है, शत्रु है, उस पे जो है दबाव डालकर उसको समझौते करने पे विवश करते थे, जिससे जो है कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति होती रहे। ठीक है, और अगर नहीं होती तो फिर से वही आंदोलन आगे की तरफ बढ़ जाता था और फिर से जो है वही प्रयास होता था कि हमारे ये मुद्दे हैं, इन पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को त्याग करते हुए हमसे कुछ एक समझौते करें। तो ये छोटे छोटे उद्देश्य जो थे उनको प्राप्त करना भी उस समय बड़ा आवश्यक था। अगर हो जाता था तो ठीक है, हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया, थोड़ा सा सबसाइड हो गया मामला। अगर कहीं लगता है नहीं, अब इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फिर से वो कुछ ऐसा कर रही है जो कि हमारे जो जन सामान्य के हितों से जो है परे है, हाँ, वो चीज़ें जो हमारे लिए ख़राब हैं, तो फिर से वो आंदोलन स्टार्ट कर लेते थे। ठीक है, तो उनकी जो ये नीति थी इसको जो है कहा जाता है दबाव समझौता दबाव, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल की नीति कहा जाता है। ठीक, और इससे बेहतर जो है कोई अगर आपको समझ में आता हो, आप अपने सामान्य जीवन में भी देखिए, जो पारिवारिक जीवन भी है, तो वहाँ पे जो है आप जब भी देखोगे तो इसी प्रकार की चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो बताइए वो कहाँ से, मतलब वो गांधी जी जो गलत थे इन सब चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे जोश के साथ में होश नहीं खोना है। अर्थात जो आंदोलन हो रहा हो वो नियंत्रित आंदोलन हो, वो नियंत्रित जन आंदोलन हो, इस पे उन्होंने हमेशा जो है एम्फेसाइज किया, उस पे बल दिया। तो ये उनका कहना था कि अगर कोई भी आंदोलन अनियंत्रित हो जाएगा तो अनियंत्रित होते ही वो जो है हिंसक हो जाएगा और अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके आंदोलन को जो है अपने शक्तियों से, अपने साधनों से उसका दमन करेंगे और वो जो क्षति होगी उस आंदोलन के दौरान उसको पूरा कर पाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आपका मनोबल टूट गया है तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और भारतीयों के पास में उस समय जो है आर्थिक संपन्नता भी उतनी नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपके कृषि पे जो है हमला हो जाता था, नील की खेती लोग करते रह जाते थे। ठीक है, आपके ऊपर कर बढ़ा दिए जाते थे, आपकी कुछ एक सुविधाएं कम कर दी जाती थी, अकाल पड़ते थे। तो उस समय आपने देखा है कि बड़े बड़े जिनके नाम लिए जाते हैं, वायसराय, गवर्नर जनरल्स वगैरह, उन्होंने बहुत ही जो है ऊँट के मुँह में जीरा जैसी जो है कुछ साधन बनाए, जिनसे जो है दिखाने के लिए कि लगता था कि वो भारतीयों का भला करना चाहते, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। तो ऐसे में अगर एक जो है अनियंत्रित जन आंदोलन आ जाए, ठीक है, जो अहिंसक हो जाए, और उस समय में जहाँ पे हिंसा के दम पे जो है कहा जा रहा है कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो वो संभव था क्या, बताएं आप लोग। क्योंकि उनको यही चीज़ मतलब दुष्कर लगती थी कि हमारे जो है साथ के लोगों के साथ में अगर उनका दमन होने लगेगा तो उनका मनोबल भी टूट जाएगा और उनको लगेगा कि गांधी जी ने जो एक थियरी दी है अहिंसा सत्याग्रह वाली, ये फेल हो रही है। तो इसी वजह से वो जो है चाहते थे कि जनता की भागीदारी तो बढ़े लेकिन नियंत्रित रूप से बढ़े। कुछ लोगों को ये विरोधाभास टाइप का लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आंदोलन भी करें और शांतिपूर्ण हो, लेकिन उनका यही तो करिश्मा था कि वो लोगों के बीच में अपनी बात को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है ले जाते थे, कहते थे, जिसको लोग बड़े आसानी से मानते भी थे। जो नहीं मानते थे उनके आप देख लीजिए इतिहास में किस ढंग से उनका चरित्र चित्रण हुआ है। ठीक, और इतना ही नहीं, जब जेल में जो है गांधी के आमरण अनशन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा
ऑपरेशन रूबिकॉन को प्रयोग में लाया गया था। ठीक, तो एक बार जो है रेफरेंस इसका लिख लीजिए, इसको ऑपरेशन रूबिकॉन को पढ़िएगा। आपकी जो मानक पुस्तकें हैं जो पहले आपको बताई हुई हैं, ठीक है, उनमें खोजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी के पास केवल वही एक किताब होगी, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, तो दोनों में खोजिएगा या जितनी भी आपके पास किताबें हैं इसको खोजने का प्रयास करिएगा। और गांधी जी के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनकी जो राजनीतिक शैली थी बिल्कुल साधारण थी, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं थी। उनके जो उद्देश्य थे बिल्कुल निर्धारित थे कि हमें इसी ढंग से ये काम करना। उनकी कार्यशैली जो है पुनर्निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसका प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था, तो उनको वो चीज़ पता था कि हम अहिंसा से इस चीज़ को जो है पा लेंगे। ठीक, अब स्वयं जो उनके कुछ एक जो बड़े साधारण से कार्य थे जिनके बारे में जो है लोगों को अभी भी आश्चर्य होगा कि वो तीसरी श्रेणी में ही यात्रा करते थे। ठीक, और आसान जो हिंदुस्तानी भाषा थी उसका प्रयोग करते थे। और आवाज साफ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही? तो मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। 1 मिनट हुई है, अभी हुई है, पहले ठीक आ रही। बिल्कुल अभी हुई है। ठीक है, मैं फिर से इस चीज़ को सही हो गया सर। इसको मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। गांधी जी का जो उद्देश्य था, अपना जो राजनीतिक उद्देश्य था, वो बिल्कुल सरल था। ठीक है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाए हुए अपने उन्हीं टूल्स का प्रयोग जो है भारत में किया जिनमें उन्होंने सफलता पाई थी। वो था सत्य अहिंसा वाला, ठीक है, उसको यहाँ पे असहयोग वाला, उन्हीं टूल्स को यहाँ पे प्रयोग किया और स्वयं को जो है एक साधारण नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिनका जीवन शैली बिल्कुल साधारण था। कोई ऐसा नहीं था कि वो 10 लाख का सूट पहन के घूमे, इस ढंग की चीज़ें नहीं थी। ठीक है, मात्र एक जो है लंगोटी पहन के 1921 के बाद जो है वो जन सामान्य के बीच में उसी में आते थे और तीसरी श्रेणी की यात्रा करते थे और जनता के मध्य में जो आम हिंदुस्तानी भाषा थी उसी का प्रयोग किया करते थे। ठीक, और वो कहीं भी बैठे बैठे जो है श्री रामचरितमानस के जो है विभिन्न विधानों का प्रयोग करना है जैसे चीज़ों को जो है कहा करते थे और उनका मानना था कि इस संसार में कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं है और जिस काम को लोग दूसरे के लिए थोड़ा सा छोटा समझते हैं वो काम स्वयं करना चाहिए। तो गांधी जी का चश्मा आपको याद ही आ रहा होगा, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिए क्योंकि ये समाज में माना जाता है कि जो कूड़ा कचरा साफ करता है ना वो सबसे नीच व्यक्ति है, सबसे निम्न जाति का व्यक्ति है, सबसे निम्न कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है वो चाहते थे कि हम सारे करें। तो कहीं ना कहीं से जो है वर्तमान सत्ता ने उससे प्रेरणा प्राप्त की और हम सभी को जो है प्रेरित किया कि हम अपने आसपास जो है स्वच्छता का ध्यान स्वयं रखें। ठीक, और यही उनकी जो साधारण जीवन शैली का एक उदाहरण है। ठीक, उदाहरण तो कई सारे हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रहें परीक्षा कक्ष तक वहाँ तक के लिए है। और ये जनता के बीच में एक स्वाभाविक नेता के रूप में जो है प्रस्तुत होने वाली जो क्षमता थी वो गांधी जी की सबसे बेहतरीन क्षमता थी। ठीक, बिल्कुल प्राकृतिक जैसा व्यक्ति के बीच में जाना चाहिए, एक जन समुदाय के बीच में जाना चाहिए, वैसे वो जाते थे, व्यक्तियों के बीच में अपने संबंध स्थापित करते थे, बातचीत करने का ढंग बिल्कुल सरल था। ठीक, और ये शैली जो है गांधी के पूर्व के जो राजनीतिक नेता थे उनमें नहीं दिखाई देती है। ठीक, तो यही बात जो है गांधी जी को जो है सबसे अलग करती है। अब गांधी जी के जो है अंत का कारण जो है क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता।
गांधी जी ने जैसा कि वर्ग समन्वय की बात की थी, तो यहाँ पे समावेश की नीति के तहत जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया था और हरिजनों उद्धार पे भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। जैसा पहले आपको बताया, स्त्री पुरुष समानता पे बल दिया था और नारियों का जो है उत्थान हो, भविष्य में हो, उस समय भी हो, ऐसे चीज़ों के लिए उन्होंने कहा था। और बालकों की शिक्षा के दौरान उनको कटाई बुनाई खादी चरखा ये जो इशूज़ थे उनको भी अपनाने पे बल दिया था। और जितने भी जो पिछड़े और आदिवासी जातियों के बीच में जाके उनको शिक्षित करने का काम जो है वो करने के लिए, उनके प्रति रचनात्मक कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। अब इसी के फलस्वरूप जो है बारदोली में जो है बेदची आश्रम की स्थापना हुई थी। और ये जो है जो बारदोली में बेदची आश्रम था, इसका काम था कि वहाँ समाज के जो है विभिन्न आदिवासी जो समाज थे उनके लोगों को शिक्षित करना। और इनके लिए जो है चिमनलाल मेहता, जुगत राम जैसे जो नेता थे उस समय के बारदोली तालुका में, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है गांधी जी के आह्वान पे लगा दिया था। और गांधी जी जो रचनात्मक कार्य के बहुमुखी मतलब प्रतिभा के धनी थे, इनकी वजह से जो गाँव की जो गरीब जनता को जो इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी। और इसी वजह से गाँवों में ग्रामीण जनता के बीच में जो है गांधी को एक स्वीकृति मिली, ठीक है, एक अथॉरिटी के रूप में वो स्थापित हुए वहाँ पे। और इन्हीं सब कामों से जब भारत आज़ाद हुआ था तो गाँवों के विकास के कार्यक्रम जो हैं उनके नवनिर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कांग्रेसियों ने जो गांव जा के या जहां भी इस ढंग की चीज़ें थी, जो समस्याग्रस्त चीज़ें थी, वहां पे उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से जो है उन सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश की। और इसी वजह से जो है इनको लोकप्रियता मिली थी और इसी वजह से उस समय कांग्रेस भी मजबूत हुई थी। अब यहाँ तक आते आते जो विकास था कांग्रेस का और महात्मा गांधी का, तो अब ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि ऐसे में जो है कांग्रेस को कोई भी शासक प्रशासक या कोई विरोधी व्यक्ति जो है मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का संगठन नहीं कह सकता था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ चुकी थी, ठीक है। अब ये जो है जो एक पर्सनालिटी जो एक्वायर हुई गांधी जी को, ये स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो है उन व्यक्तियों को जो है अपने साथ जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रही, ठीक है। उनको सत्य अहिंसा के लिए प्रशिक्षित करने में मददगार साबित हुई। और चूँकि बिल्कुल जन सामान्य वाले विचारों को लेके वो चले थे, इसलिए ये गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि ही थी, जिससे लोगों को उनके साथ जुड़ने में आसानी हुई। अब कुछ एक ऐसे समाज थे कि जिनके लिए जो है अगर कोई एक छोटी सी बात कह दी जाए तो पता लगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। अगर मैंने कुछ कहा, या इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझते हैं, हम सारे के सारे एक टेबल पे बैठे हुए हैं, मुझे एक लड्डू मिला, ठीक है, तो अमित भी है, संदीप भी है, रवि भी है, माही भी है, सतीश भी है और भी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो एक डिब्बा निकालते हैं, अब मेरे दाहिने से चालू करें अगर, ठीक है, कि भाई लड्डू है, अब ये लड्डू मेरे दाहिने से चालू होगा, ठीक है, और जो मेरे ठीक बाएं बैठा हुआ है तो इसी क्रम में वो जाएगा। तो ये जो लड्डू है मेरे हाथ में है, ठीक है, मैंने बगल वाले को पास किया, उसने बगल वाले को पास किया, ऐसे से पास करते हुए जब वो अंतिम व्यक्ति, मान लीजिए अमित मेरे बाएं बैठे हुए हैं, तो उनके हाथ में जब आएगा तो लड्डू तो वही रहेगा, लेकिन हम सभी के हाथों में कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा मीठा उसका लग जाएगा। तो समाज में जो अफवाहें जो हैं जो काम करती इसी ढंग का करती हैं कि वो समाज को कुछ देती तो नहीं है, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न करती जाती हैं। तो इन सब के लिए लड्डू से स्थायी बंदोबस्त वाली महक आ रही है।
हाँ, तो अच्छी बात है ना कि कम से कम वो चीज़ भी याद आई, ठीक है। लड्डू से मैं क्या नहीं, अभी मैं अफ़वाहों के बारे में बता रहा था कि अफ़वाहें जो हैं, जो एक बात है, जो एक डायरेक्ट स्पीच है, वो जब इनडायरेक्ट हो जाती है तो किस प्रकार से वो अफ़वाह भी बन जाती है, ठीक है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये अफ़वाहें ना फैलें, इसको लेके भी जो गांधी जी बहुत सजग थे। उनका ये मानना था कि अगर गलती से कोई अफ़वाह फैल जाएगी तो वो हमारे लिए हिंसात्मक, दमनात्मक रवैया जो साम्राज्यवादियों का है वो लेके आ जाएगी और इससे हमारे साथ जुड़े लोगों का मनोबल भी टूट सकता है। तो यहाँ पे उनका ये करिश्माई व्यक्तित्व ही था जो कि जनता को एक आंदोलन के लिए प्रेरित करता था, एक मार्गदर्शन देता था और उन्हें ऐसा वो कुछ ना करने के लिए प्रेरित करता था जिससे तुरंत मतलब तत्कालीन प्लस भविष्य में ऐसा कोई नुकसान हो सके, ठीक। तो अब गांधी जी वाले जो विचार हैं इतने ही नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग किताबें हैं। अगर कुछ नहीं मिले, ठीक है, तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उसको आप पढ़ लीजिए। शायद बड़ी छोटी सी किताब है साइज़ में, लेकिन उसकी बातें जो हैं थोड़ी अलग हैं। कुछ एक अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस को निकाल दिया जाए, ठीक है, जिनको हमें नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जब अपनी आत्मकथा लिखता है तो ईमानदारी से अगर वो अपनी सारी बातों को उसमें चरितार्थ करने की कोशिश करता है तो हमें जो उसकी अच्छाइयों को है उसी को ग्रहण करना है और जो बुराई थी, जो बुरी बातें थी उसके जीवन की, जो उसने कम उम्र में जो कुछ चीज़ें की हैं, जो उसके अनुभव रहे हैं, जो कि आज के उनके बाकी के व्यक्तित्व के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमें अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो उनको ना देखते हुए हमें प्रैक्टिस किस पे करनी है, जो उनकी चीज़ें एथिकल थी, जो समाज को बढ़ाने काम करती थी, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करती थी, हमें उन सब पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो आज की क्लास हम जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक। आप सभी तो 2 मिनट का मौन रख चुके होंगे, तो हम उसको यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि आमने सामने हम देख नहीं रहे हैं। तो अपने अपने स्तर पे जो है 2 मिनट का मौन आप अपने स्तर पे कर सकें तो कर लीजिएगा, ठीक है। और मंडे को फिर से हमारी क्लास मिलेगी, तो वहाँ पे जो है हम उत्तर भारत में जो है जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण था, जो द्वितीय चरण था, इन सब की बात करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि आपको जो है बाकी ये चीज़ें जो थी गांधीवादी आंदोलन के जो चरण थे कई सारे, उनकी बात हम करेंगे कैसे कैसे करके आपको उनको एक पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है उन जानकारियों को दिया जाए, ठीक है। तो वो लेक्चर मोड नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा समय तक हमारे जो है दिमाग पे बना रहे, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए फिर कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, सी यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।